हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो की सीरीज़ में। आपको चैप्टर 1 के हर एक जो बैक एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और अगर कोई और पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आप कहोगे कि सर ये वाले क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आप प्रैक्टिस करवा दीजिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सीरीज़ में हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा है तो जाके मैंने प्लेलिस्ट चेक करिए, यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर आपको चैप्टर 1 डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा। और आप अगर 10th क्लास से मूव कर रहे हैं 11th क्लास में और आप चाहते हैं कि डिटेल लेक्चर्स आपको मिले क्लास 11th के, तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग। इस जो वीडियोज़ मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये चैप्टर 1 के जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करेंगे। मे बी हम 5-5 क्वेश्चन करके वीडियोज़ बनाएँगे या वैरी कर सकती हैं, पर ऑल द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन फर्दर वीडियोज़। और आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, इफ़ यू डोंट लाइक सो यू कांट। आप फॉलो नहीं कर सकते भाई, थोड़ी मेरी अंग्रेजी निकल गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा था, अब नॉर्मल मूड में आते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और ये चैनल फॉलो कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते हो ये तुम्हारी मर्जी है। थोड़ा सा मैं वीडियो 2-4 देख कर आया ना, ये कि कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा वो बोल रहे थे टीचर की तरह फील करो। अरे भक, टीचर की तरह, तुम मेरे दोस्त हो यार। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बुक ओपन कर लो एनसीईआरटी की और स्टार्ट करते हैं। डिटेल में लेक्चर चाहिए, चैनल को फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहिए नहीं फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हारा ये फ़ोन है, तुम जो भी करो, इट्स योर चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूँ कि कैसा दिखता है। क्या पता तुम्हारे पास बुक ना हो, और जिन बच्चों के पास बुक है वो अपने बुक ओपन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ H2O, CO2 एंड CH4। हमें मोलर मास निकालना है इन 3 मॉलिक्यूल्स के। आपको मोलर मास क्या होता है इस पे भी डिटेल में वीडियो बना रखी है। नहीं अगर आपने देखा और डायरेक्ट सॉल्व करने आ रहे हो तो थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल मासेस को प्लस करेंगे और हमारा मोलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ वीडियो में कवर कर रखा हुआ है। आप जाइए थंबनेल देखिए कि किस टॉपिक पे मोलर मास कवर कर रखा है, उसको देख कर आइए। स्टार्ट करते हैं। कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है कितने 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 प्लस 16 टू जा 32, इसको प्लस करोगे 44 ग्राम आ जाएगा। यानी कि CO2 का जो मोलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है। अब बात करते हैं H2 के लिए। H2O का जो हमारा हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16। ऑक्सीजन का मास 16, 16 प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा हमारा 18 ग्राम। ये बिल्कुल लर्न होना चाहिए। इन तीनों का जो मोलर मास है वो लर्न कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत बार यूज़ होंगे। तो अब बात करते हैं CH4। CH4 के लिए कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन है कितने 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और आपने क्वेश्चन का तरीका क्या है करने का, कि आपने पहले वीडियो को पॉज करनी है जब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना है, बाद में मेरा सोल्यूशन देखना है, और उसके बाद अपने आंसर्स को मैच करना है। अगर आपके सारे क्वेश्चन खुद से बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अगर खुद से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी आपकी जर्नी की स्टार्टिंग हुई है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज़ समझ आएगी। डीमोटिवेट नहीं होना, तुम एकदम कमाल के बंदे हो, फोड़ सकते हो, हर चीज़ अचीव कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पे बिलीव रखना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करते रहोगे, कछुए की तरह धीरे-धीरे मूव करोगे, बेशक कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम धीरे-धीरे इम्प्रूव करोगे। इम्प्रूवमेंट धीरे से आती है, एक रात में कोई सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेगा। ठीक है? तो स्टार्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कुछ ऐसा दिखता है। मैं कुछ सेकंड क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद सोल्यूशन लिखूंगा। उससे पहले आपने वीडियो को पॉज करके खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज नहीं पता, वीडियो बना रखी है, मास परसेंटेज पे जाके देखना है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के मास परसेंटेज निकालने हैं जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है सर, समझ आ गया, चलिए निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट निकालने का तरीका क्या है कि ये पूरा कंपाउंड दे रखा है
और हमें किसका मास परसेंटेज निकालना है, जो एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो हम सोडियम का मास परसेंटेज निकालेंगे, सल्फर का मास परसेंटेज निकालेंगे और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालेंगे। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए मैं यहाँ पे जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसको नोट करो। ये देखिए मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। आपने ये लगाना है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। नहीं समझ आया, चलिए देखते हैं। अगर मुझे सोडियम का मास परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, मास परसेंटेज, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कि इस पूरे कंपाउंड में सोडियम का मास कितना है। तो सोडियम का मास निकालने के लिए क्या, एक सोडियम का मास कितना होता है 23, आपको पता होना चाहिए। दो सोडियम का मास कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, या 23 को 2 बार प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 46। यानी कि हमारा जो मास ऑफ द सोडियम है वो कितना है 46। आपको टोटल मास ऑफ द ये अपने कंपाउंड का भी पता होना चाहिए, तो यहाँ आप निकाल लेते हैं। सोडियम का तो 46 आ गया, प्लस सल्फर का होता है 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन है कितने 4। इसको टोटल प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 142 ग्राम्स आ जाएंगे। अभी हम सोडियम का क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज। तो सोडियम का मास ऊपर लिखेंगे, कितना आ गया 46, अपॉन में टोटल मास कितना है 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले सल्फर का मास परसेंटेज, तो सल्फर कितना है ओनली 32 है, 32 और मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि एक ही सल्फर है, अपॉन में 142 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये लिखोगे, हाँ जी सर। उसके बाद ऑक्सीजन का मास परसेंटेज, ऑक्सीजन का मास टोटल कितना है 64, 16 फोर जा 64, अपॉन में 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। इन सभी को आप सॉल्व करोगे और आपके परसेंटेज आएंगे। पहले का जो आंसर आएगा हमारा हमारा 32.4% आ जाएगा। दूसरे का आंसर हमारा कितना आएगा 22.6% आ जाएगा, और अगले का 45.05% आ जाएगा। इसको आप अप्रॉक्स में भी कर सकते हो, और जब आप इस परसेंटेज को प्लस करोगे तो लगभग आपका वो 99.9 या हमेशा 100 आएगा। तो अगर 99 आ रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेना, अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन करोगे तो 99 के करीब आएगा, जो कि आपका आंसर सही है। 100 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर है, जो कि हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। उसको ध्यान से देखना है, समझना है, और किस तरीके से सॉल्व करोगे वो भी हमें देखना है। तो देखिए एम्पेरिकल फार्मूला का, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल मास होता है उसका क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है ऑफ एन ऑक्साइड। एक ऑक्साइड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। और ऑक्साइड किस चीज़ का है, ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। यानी किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और बोला है एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो, वही होता है, आपको पढ़ाया गया है। एम्पेरिकल फार्मूला अगर नहीं पता वीडियो जाके पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आपने चेकआउट करना है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं हम देखते हैं, और आपको बहुत बढ़िया ट्रिक से एम्पेरिकल फार्मूला निकालना भी सिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, यानी कि इस क्वेश्चन को। हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन हमें परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास दे रखा है, यही दे रखा है भाई, हाँ जी। कितना दे रखा है 69.9% गिवन है ये, हाँ जी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ये भी दे रखा है 30.1%, हाँ जी गिवन है। उसके बाद हम इसके इसके रिलेटिव मोल निकालेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कोई ऑक्साइड बन रहा है उसमें आयरन है और ऑक्सीजन है, और इसका परसेंटेज 69.9 है, इसकी परसेंटेज 30.1 है, तो टोटल जो कंपाउंड है वो 100% होगा। हाँ जी सर 100% होगा, 100% होना चाहिए, हाँ जी, दोनों को मिला के 100% बनेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं इस 100% को 100 ग्राम मान लूँ, ये मेथड बता रखा है मैंने, इसको अगर मैं 100 ग्राम मानूँ तो ये 69.9 ग्राम हो जाएगा, ये 30.1 ग्राम हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आयरन
कितना है 69.9 ग्राम, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है जी 30.1 ग्राम। और टोटल हमारा कंपाउंड कितना है, टोटल ऑक्साइड मास कितना है भाई 100 ग्राम। ये लिख लिया, हाँ जी सर लिख लिया। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप चार्ट के जो मैंने ट्रिक बताई उससे भी कर सकते हो और नॉर्मल फार्मूला भी लगा के आप कर सकते हो। तो हम पहले सभी के मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स आयरन के निकालेंगे, ऑक्सीजन के निकालेंगे। जब आप मोल्स निकालते हो तो उसका फार्मूला लगाना होता है। उससे पहले एक चार्ट बनाना है। अगर आप चार्ट बनाने वाले तरीके से करोगे तो वेल एंड गुड, वरना आपको जो टीचर्स जिस तरीके से करवाया है उन्होंने वैसे भी आप कर सकते हो। मैं चार्ट वाला जो तरीका है वो फॉलो करता हूँ। क्या है वो, एलिमेंट लिखोगे पहले, हाँ जी सर एलिमेंट लिखेंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक मास, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा हो, परसेंटेज बाय मास दे रखा हो, या मैं लिखता हूँ कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, और वो पूछ रहा है एम्पेरिकल फार्मूला, तो आपने सभी को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। हाँ जी सर समझ आ रहा है। तो पहले इतना स्टेप करते हैं। एलिमेंट कौन सा है, एक आयरन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। आयरन कितना हो गया 69.9 ग्राम मान लिया हमने, और नहीं मानते तो परसेंटेज भी यहाँ पे लिख सकते थे आप। और ऑक्सीजन कितना है 30.1 ग्राम। अपना पहला स्टेप क्या है कि एटॉमिक मास से सभी को डिवाइड कर देना है। तो इसका होता है 56 और इसका होता है 16। ठीक है जी। जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद इसको कट करोगे, इसको कट करोगे तो एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा, आप जब पहले वाले को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1.25 आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद जब नेक्स्ट वाले को डिवाइड करोगे तो 1.88 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी कोई आंसर आ जाए तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर देना है, यानी कि डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू टू ऑल, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू है उसको सभी नंबर से डिवाइड कर देना। मुझे ये सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा और इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1.25 को 1.25 से और 1.88 को 1.25 से मैंने डिवाइड कर देना है। तो इसको कट करने के बाद यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और जब मैं इसको कट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे कितना आता है 1.5 के करीब हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 1.5। तो अगर यहाँ पे आपको होल नंबर में वैल्यूज आ गई, होल नंबर मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, फिर तो ठीक है। और कोई अगर फ्रैक्शनल या पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू आ रही है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। 3 बनेगा ना, 1.5 का डबल क्या होता है 3 होता है। तो एफ ई का 2 आ गया, ओ का 3 आ गया। ये जो नंबर्स आए हैं इसको आपने एफ ई के नीचे लिख देना है 2 और ओ के नीचे 3। यही आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। इसी के तरीके से आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। आप अपने टीचर का मेथड भी फॉलो कर सकते हो, बट मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है, बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं ये फार्मूला या ये मेथड को फॉलो करता हूँ। चलिए, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे स्टोइकोमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सॉल्व कर दोगे। बट अगर आप स्कूल एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो ऐसा आपने हर चीज़ एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या किया, पर आप देख के आंसर भी बता सकते हो अगर मेरी स्टोइकोमेट्री वाली वीडियो आपने देख रखी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इस ये कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ेगा, यानी कि कितना प्रोड्यूस होगा जब हम ये 3 चीज़ें करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि अगर 1 मोल कार्बन को अगर जलाएँ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? अगर 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएँ तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? और 2 मोल कार्बन को 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ जलाएँ तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चंस में आपने 2 चीज़ दिमाग में याद रखना है या बिठा के रखना है। लिख लीजिए आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टोइकोमेट्री आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको लिमिटिंग रिएजेंट्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, या तो सॉल्व कर भी लोगे तो आपके आंसर जो हैं वो गलत आएंगे। सर आप क्या क्या बताने की कोशिश करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको मेरे बातें समझ नहीं आ रही हैं इसका मतलब आप लेक्चर नहीं देखा, या तो ढंग से नहीं देखा आपने लेक्चर, या देखा ही नहीं है। तो पहले लेक्चर देखिए स्टोइकोमेट्री का, तब इस वीडियो को आपने
फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने देखा है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज करके वीडियो को, और मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। ये क्या कह रहा है कि आपकी CO2 का अमाउंट को कैलकुलेट करना है। 3 कंडीशंस दे रखी है। पहला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। पहला कंडीशन है। तीनों कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, ये हो गया हमारा 3 सवाल, या कह सकते हो 3 सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 चीज़ें मैंने बता दी, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकोमेट्री तो आनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, रिएक्शन भी तो लिखने आना चाहिए भाई। हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना दे रहा है CO2 प्लस वाटर, पर हमें CO2 से मतलब है, तो CO2 अभी अपने इस केस में रखेंगे। ये कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। पहला कंडीशन क्या है, अगर 1 मोल कार्बन है तो बताओ CO2 कितना बनेगा। तो आप स्टोइकोमेट्री से ध्यान से देखो, 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, इनकी स्टेट लिख दोगे। ठीक है, स्टेट लिख दी। उसके बाद आपको पता है ये 1 मोल दिख रहा है, मैंने स्टोइकोमेट्री वीडियो में दिखाया था कैसे पता लगा सकते हो कि कितने मोल हैं। और ये भी 1 मोल दिख रहा है, सारे 1-1 मोल दिख रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है, एक इक्वेशन, एक लाइन लिखवा रहा हूँ, वो आपने लिखना ज़रूरी है। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, टाइम आपका बचे, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। आपने पॉइंट 1 डाल के क्या लिखोगे, एज पर द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन एयर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपका आंसर है। यानी कि अगर मैं न्यूमेरिकल की या मैथमेटिकल भाषा में कहूँ तो ये कह रहा है कि 1 मोल 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न करके 1 मोल CO2 बना रहा है। ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आपका पहला आंसर आ गया, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल CO2 when it bond with the 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन बताई, एज पर द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्स इन 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या है कि ये कह रहा है 1 मोल 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप सेकंड आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि ट्रिक से आपने सिर्फ आंसर निकालना मकसद नहीं है, आप एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो भी बहुत जरूरी है। तो सेकंड आंसर की जो आंसर शीट में अपने पेपर में क्या लिखोगे वो लिखो। पहले मैं लिखवा रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है और लिखना है। सेकंड लाइन लिखो, फिर मैं उसका मतलब बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन only 16 gram of dioxygen is available, hence it will react with 0.5 mole of carbon to give 22 gram of carbon dioxide, hence it is limiting reagent। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सेकंड का आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन only 16 gram of dioxygen is available, hence it will react with 0.5 mole of carbon to give 22 gram of carbon dioxide, hence it is a limiting reagent। ये लिख लिया। अब तुम समझो, देसी भाषा में समझो हो क्या रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमें 1 मोल दे रखा है, देखो इसमें बोल रखा है कि 1 मोल है और ये 16 ग्राम है। ठीक है, तो 1 मोल अगर इसने दे रखा है तो 1 मोल कार्बन में कितने ग्राम कार्बन होते हैं, आपको पता है 12 ग्राम होते हैं। होता है ना भाई 12 ग्राम। और इसका डिफ़ॉल्ट लिखना सिखाया था, ये भी 12 ग्राम होगा। इसका लिखना कि डिफ़ॉल्ट क्या सिखाया था, ये 32 ग्राम है, डिफ़ॉल्ट लिखना सीख लो। और ये 16 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो हर चीज़ का डिफ़ॉल्ट लिखना मैंने सिखाया है। ये जिनको नहीं समझ आ रहा प्लीज़ पिछली वीडियोज़ जाके देखें। अब देखो, पहले तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, आंसर तो बाद में निकालेंगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का तरीका क्या बताया था, 1 को ढक लो, 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो और 32 के साथ डिवाइड। तो मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में, 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 32, तो ये 6 ग्राम आ गया।
और हमारे पास है 12 ग्राम। हमें 6 ग्राम चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, और है ये 12 ग्राम, यानी कि एक्सेस में है। इसको एक्सेस रिएजेंट बोल सकता हूँ, हाँ जी। और अब इसको ढक लो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 12 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई 12, 12 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 गया 32 ग्राम आ गया। हमें 12 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम चाहिए, बट 16 ग्राम है, यानी कि ये कम है। और कम जो चीज़ होती है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और वो जो कम चीज़ है वही डिसाइड करती है कि कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, प्लीज़ लिमिटिंग रिएजेंट का वीडियो देख कर आओ, हर एक चीज़ समझ आएगी। कि जो चीज़ कम है, जो चीज़ लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब मैंने मेथड बता रखा है, 16 ग्राम से CO2 कितना बनेगा, आपने सिंपली 16 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है 32 के साथ, 44 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन में 32। ये इससे 2 पे गया और ये हमारा 22 ग्राम आंसर आ गया। 22 ग्राम विल बी द आंसर। एंड आपने वो लाइन जरूर लिखनी है जो मैंने लिखवाई। अब बढ़ते हैं थर्ड, हमारे थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड स्टेटमेंट और क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का आंसर आप किस तरीके से पेपर में लिखोगे वो पहले लिखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, only 16 gram of dioxygen is available. It is limiting reactant. Thus, 16 gram of dioxygen can combine with only 0.5 mole of carbon to give 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, लिख लिया ना जो मैंने बोला, वो लिखना जरूरी है भाई। और CO2 के साथ हो गया। ये कह रहे हैं कि हमने 2 मोल दे रखे हैं कार्बन के और 16 ग्राम दे रखे हैं ऑक्सीजन के, बताओ CO2 कितना बनेगा। तो इसका तो 16 ग्राम दे रखा है, 16 लिख लिए 16 ग्राम, और डिफॉल्ट इसका 32 ग्राम हो गया। ये सब जो इन्होंने पहले पिछले वीडियो देख के आए हैं सबको समझ आ रहा होगा। 16 ग्राम 32 ग्राम। अब ये 2 मोल दे रखा है, तो मुझे ग्राम में आंसर निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 मोल भी लिख सकते हो आप, बट मैं ग्राम में निकाल लूँगा। 1 मोल में कार्बन कितना होता है 12, तो 2 मोल में यार कितना होगा, सिंपल सी बात है 24 ग्राम होगा। बात समझ आई, हाँ जी। और इसका डिफॉल्ट क्या होगा 12, इसके ग्राम में निकालना है। तो पहले तो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और इसका डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं 44 ग्राम। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है। शॉर्टकट मेथड अभी फॉलो कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मेथड जो आपको फॉलो करना है। अभी शॉर्टकट में आपको पता लगाना हो, जैसे तो पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोसेस नहीं लगाओगे, बस यहाँ पे हाथ रखो, 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, 32 के साथ डिवाइड करो, 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, 32 के साथ डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 ग्राम। यहाँ पे मुझे 6 ग्राम चाहिए। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर है यहाँ पे, तो 6 ग्राम से कार्बन से मेरा काम बन जाएगा, पर है कितना 24, यानी कि ज़्यादा है। तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, हाँ जी सर। अब इसको ढक लो, 24 को 32 के साथ रिएक्ट करो, 12 के साथ डिवाइड कर दो। मैंने क्या बोला, 24 को मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 12, 12 के 12 बारह दूनी, ये 12 का 12 बारह दूनी 24 और 32 दूनी 64, यानी कि 64 ग्राम चाहिए। अगर 24 ग्राम कार्बन दे रखा है तो 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए, पर है कितना 16 ग्राम, यानी कि बहुत कम है। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अब प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 44 के साथ और डिवाइड करोगे 32 के साथ। 16 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाई 32, ये हमारा 22 ग्राम आ जाएगा। यानी कि सेकंड वाला आंसर जो था उसी जैसा सेम आंसर आ गया, यानी कि 22 ग्राम इज द आंसर। आपको समझ आया इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ये शॉर्टकट मेथड है, और आप यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड तो आपने अप्लाई करना है, बट जो स्टेटमेंट्स लिखवाए हैं वो भी एग्जाम में लिख के आना है। जैसे अकॉर्डिंग टू बैलेंस, क्या पहले का आंसर क्या था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एज पर द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न in 1 mole of dioxygen to produce 1 mole of carbon dioxide। ये फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर था। उसके बाद सेकंड वाले का क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन only 16 ग्राम of dioxygen is available, hence it will react with 0.5 mole of carbon dioxide to give 22 ग्राम of carbon dioxide, hence it is limiting reagent। थर्ड का आंसर क्या मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन only 16 ग्राम of dioxygen is available, it is limiting reagent, thus 16 gram of dioxygen can combine with 0.5 mole of carbon to give 22 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही था। अब मूव करते हैं हम लास्ट यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन पे। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम 5-5 क्वेश्चन करके अगली वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करना है सोडियम एसीटेट का,
हमें मोलर मास वगैरह टाइप का कुछ करना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर समझ आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि हमें तो मास निकालना है किसका, सोडियम एसिटेट का। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इतना। ठीक है जी, मोलैरिटी निकालनी है। सर आपको कैसे पता लग गया मोलैरिटी निकालनी है? अरे भैया मोलैरिटी नहीं निकालनी, पहले नज़र में ना तुम्हें लगता है मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी है पहले से दे रखी है। निकालना क्या है, मास ऑफ द सोडियम एसिटेट। बात समझ आई? मास ऑफ द सोडियम एसिटेट निकालना है, मोलैरिटी दे रखी है, यानी कि मोलैरिटी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, प्लीज़ मोलैरिटी वाला वीडियो देख के आना, वरना चीज़ें आपको ऊपर से जाएगी, समझ नहीं आएगा और फिर दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला है। हाँ जी, हमें क्या दे रखा है सर, हमें क्या दे रखा है, सोडियम एसिटेट दे रखा है, यानी कि CH3COONA, और इसका मोलर मास कितना दे रखा है, 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये भी दे रखा है। उसके बाद हमें मोलैरिटी भी दे रखी है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.375। हमें मास निकालना है। ये फॉर्मूला लगा के सर कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे तो मास दिख नहीं रहा। तो हमें पता है मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, भर दो जो जो चीज़ें दे रखी है, 0.375 इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि मोल्स का भी एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोल नंबर ऑफ मोल्स में भर दिए मैंने। नीचे मुझे 500 ml दे रखा है, 500 ml, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा हो तो 500 ml सोल्यूशन दे रखा है, तो 500 ml लिख दिया भाई मैंने, 500 ml। और हमेशा लीटर में चाहिए, देखो मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आई? अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम, कि 0.375 इज इक्वल्स टू गिवन मास हमें पता नहीं, x मान लो, मोलर मास हमें 82 दे रखा है, अप्रॉक्सीमेशन में भरना है, और 500 बटा 1000 कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 मैंने पुट कर दिया। ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.375 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 82। ये आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे, आप इसके सिंप्लीफाई करो, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी 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 से सॉल्व करना भैया तुम्हें। ठीक है, तो इसको आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, 0.375 डिवाइडेड बाई 82, सॉरी डिवाइड कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 82 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा लगभग 15.37 के करीब आ जाएगा, और ये हमारा मास आ गया। यानी कि हमें सोडियम एसिटेट का इतना मास चाहिए, इतना मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगली वीडियो में 6 से 10 तक कवर करेंगे क्वेश्चन, और ऐसे ही फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे। आपको कैसी लगी वीडियो, जरूर से फीडबैक आपने देना है कमेंट्स के अंदर। और मैं, ये वीडियोस लंबी बन रही हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन को 30 मिनट इसलिए लगाया मैंने कि आपको हर एक चीज़ समझ आए, पर आपने एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है और बड़े शांत होकर करना है। बट टाइम इसलिए लिया जा रहा है ये वीडियोस को लंबी बनाने के लिए, ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए, कोई डाउट ही ना बचे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और पहले तो कॉन्सेप्ट समझ के आना है कि अगर मैंने इस कोच वीडियो में मोलैरिटी बताई, लिमिटिंग एजेंट बताया, स्टोइकोमेट्री बताई, तो उसके बारे में पहले पढ़ के आओ, तब क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं लिखने के लिए, वो ज़रूर लिखना, क्योंकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने का एक तरीका है। यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको रफली करके दिखाया जा रहा है, जैसे ये रफ वर्क है तो आप अच्छे से रूल से अपना स्केल से लाइन एक खींचिए और साइड में कैलकुलेशन करिए। ठीक है, और नीट एंड क्लीन आपने चीज़ें रखनी है। ठीक है, अरे सर आपकी तो नीट एंड क्लीन नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको जल्दी जल्दी मैं टाइम लेके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव टैबलेट। अगर टैबलेट होता ना तो और बढ़िया चीज़ें हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं शिकायतें कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, हम मैनेज करेंगे। मेरा फोकस ये नहीं है कि आपको सुंदर लिख के दिखाना, सुंदर लिख के सभी दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। मेरा काम है कि तुम्हारे को एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा देना कि हुआ कैसे, और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी राइटिंग कैसी है, मैं कोशिश करता हूँ सुधारने की। बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा आपकी राइटिंग हल्की सी दिक्कत कर जाती है, पर मेरा मेन फोकस रहता है कि तुम्हें चीज़ें समझ आएँ। अगर तुम्हें समझ आ गई तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं राइटिंग,
तो चीज़ें समझ आनी चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं 6 से 10 क्वेश्चन लेके एक्सरसाइज़ अपने चैप्टर 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और खुद दोबारा से इन क्वेश्चंस को करके देखिए कि तुम्हारे से बन रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखो अपना।